I am Dr. Ambuj Pandey, Assistant Professor of Chemistry, Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Today I will teach you hyperconjugation. Hyperconjugation, it is a very important topic of organic chemistry. So it is little bit difficult, but it is related with the resonance. रेजोनेंस आपको मैंने पढ़ाया एक लेक्चर, मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको रेजोनेंस और म्यूजिमेरिक इफेक्ट बताया है. इट इज रिलेटेड विद रेजोनेंस. रेजोनेंस में हमने देखा था पाई पाई कॉन्जुगेशन होता था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता था. यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन होता है. सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन जब होता है तब वह कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन. अब हम देखेंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होता है. पहला है CH bond is in conjugation with a unsaturated system. When the CH bond किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित CH बॉन्ड जब अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तब वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्टिव होता है या क्रियाशील होता है. इसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ. दिस इज ए एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड में हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1, कार्बन एटम नंबर 2 और ऑक्सीजन इज एटम नंबर 3. यहाँ पर दिख रहा है कार्बन एटम नंबर से जुड़े हुए 3 CH बॉन्ड हैं जो सिग्मा बॉन्ड है. कार्बन एटम नंबर 2 पर एक हाइड्रोजन है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर CH सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और हम अनसैचुरेटेड सिस्टम वहां पे कंसीडर करते हैं जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं या फिर ऐसा कोई स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जैसे कैटायन है या फ्री रेडिकल है. इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है. ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंतर्गत आएगा और ये 3 CH बॉन्ड है. तो इस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा क्योंकि दिस इज द CH बॉन्ड विच इज इन कॉन्जुगेशन विद ए डबल बॉन्ड. और उस स्थिति में मैंने आपको बताया कि जब CH बॉन्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तब CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर विस्थापित हो जाते हैं या डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं. द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH बॉन्ड गेट डीलोकलाइज्ड ओवर द ऑक्सीजन. यहाँ इस ऑक्सीजन पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है. लेकिन जब CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विस्थापित हो गए ऑक्सीजन पर तब क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था इट इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. लेकिन अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरह से ऑक्सीजन पर विस्थापित हो गए. अब ये बॉन्ड पूरी तरह से इवॉल्यूश हो गया. जो CH बॉन्ड है एक CH बॉन्ड है वो पूरी तरह से इवॉल्यूश हो गया और इवॉल्यूश होने के कारण यहाँ पर ये अलग हो गया. ये हाइड्रोजन का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस ऑक्सीजन पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से ट्रांसफर हुआ है उसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस में है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो इस प्रकार हमने देखा कि ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस. यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है. साथ ही साथ जो पाई बॉन्ड पहले से उपस्थित था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उसमें पोलराइजेशन हो जा रहा है और ऑक्सीजन पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज. तो हमारी जो पहली कंडीशन थी कि CH बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनसैचुरेटेड सिस्टम और उस स्थिति में CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर विस्थापित हो जाते हैं. इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहूंगी. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल in which the 3CH bond is in conjugation with a with C double bond C group. इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं. ओके ठीक. लेट्स देखिए बहुत कॉमन एग्जांपल है. दिस वन इज ए प्रोपिलीन. दिस इज ए प्रोपिलीन. प्रोपिलीन के एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि दिस इज द 3CH bond CH3 CH डबल बॉन्ड CH. क्लियर. अब इस स्ट्रक्चर में क्या हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा. वही पहली कंडीशन अप्लाई करिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन द CH बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ए अनसैचुरेटेड सिस्टम. यहाँ पर ये पहली कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है जिसके अंतर्गत ये जो 3 CH बॉन्ड है these are the 3 CH bond is conjugation with a
अनसैचुरेटेड सिस्टम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी ये असंतृप्त निकाय है, असंतृप्त सिस्टम है। क्लियर? तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इट गेट डीलोकलाइज्ड ओवर द अनसैचुरेटेड सिस्टम, और अनसैचुरेटेड सिस्टम पर डीलोकलाइज्ड हो जाने के कारण अब क्या होगा, कार्बन एटम यहाँ पर 1 है, दिस इज कार्बन एटम नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन एटम नंबर 3। अब एक CH बॉन्ड इवोल्यूशन देखिए, यहाँ पर 3 CH बॉन्ड है एंड बोथ 3 CH बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। जैसे आपने एसिटाल्डिहाइड में देखा था तीनों CH बॉन्ड इक्विवेलेंट है, उसी तरह के यहाँ भी तीनों CH बॉन्ड इक्विवेलेंट है। तो किसी भी CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्रमशः 1, 2, 3 इस पर अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर यानी कार्बन एटम नंबर 3 पर हो जाता है। तो इस प्रकार मान लीजिए या पहले भी केस में हमने आपको बताया था ये वाला CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहे, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये जो दूसरा CH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं लाइक दिस वन। क्लियर? अब क्या होगा, ये बॉन्ड इवॉल्यूश हो जाएगा, ये बॉन्ड इवॉल्यूश हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। तो इस प्रकार CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर डीलोकलाइज्ड हो गए और डीलोकलाइजेशन के कारण एक आयोनिक स्ट्रक्चर उत्पन्न हुआ। ये स्ट्रक्चर प्रोपिलीन का नॉन पोलर था और ये जो स्ट्रक्चर है ये पोलर है, और इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड दिस इज ए पोलराइजेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस विच इज जो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम नंबर पर था, और कार्बन एटम नंबर 3 पर अब नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि कार्बन एटम नंबर 1 CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर 3 पर डीलोकलाइज्ड हो गए हैं, इसलिए कार्बन एटम नंबर 3 पर क्या आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक कंडीशन पहली हमने आपको बताई, दूसरी कंडीशन है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is it adjacent to sp2 hybridized carbon atom is adjacent to sp3 hybridized carbon atom। दूसरी कंडीशन है, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है, ये पहला कार्बन है, इट इज ए sp3, और ये जो तीसरा है दूसरा कार्बन एटम है इट इज sp2। ये देखिए ये sp2 है और ये sp3 है। हमारी दूसरी कंडीशन है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज एन एडजेसेंट टू sp3। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल समीप वाला। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ एडजेसेंट पर होता है तब उस स्थिति में भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होता है। यहाँ पर आप देखिए ये sp3 कार्बन एटम है 1 और 2 कौन सा है sp2, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर क्रियाशील होगा। अब यहाँ चूंकि हमने आपको बताया कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 CH बॉन्ड है, तो तीनों CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर विस्थापित हो सकते हैं, और इस प्रकार जो आयोनिक संरचनाएं उत्पन्न होती हैं इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन संभव है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किस प्रकार से संभव है इसमें, ये तो एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। अब हम इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो आयोनिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं, आयोनिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का, लाइक दिस। ये आयोनिक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एंड इट गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस लाइक दिस वन। दिस इज ए CH positive charge vacant p orbital is in lone pair of electron is in conjugation with double bond। पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेशन हमने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट के अंतर्गत बताया है कि दिस नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इन कॉन्जुगेशन विद ए डबल बॉन्ड। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर ये डबल बॉन्ड की ओर विस्थापित हो जाएगा, और इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम लिख सकते हैं CH। अब यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन एटम नंबर 3 पर था वो अब कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, 1 पर, इसलिए 1 पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल। तो जो आयोनिक संरचनाएं हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण प्रोड्यूस हो रही हैं इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसलिए हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर
पूरी तरह से एक बॉन्ड इवॉल्यूश हो जाता है, सो इट इज नोन एज ए नो बॉन्ड रेजोनेंस। 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखिए सबसे जरूरी यहां पर ये समझना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अल्फा हाइड्रोजन यानी अनसैचुरेटेड सिस्टम, या हमारा जो ग्रुप है जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। ये देखिए 1 से लेके 2 से लेके 3 तक, और उसके बाद ये जो एडजेसेंट कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। इसी ग्रुप से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए। क्लियर? यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इससे जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा। तीसरी कंडीशन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी अधिक होती है उतना ही उस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होता है, और मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होने की स्थिति में उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये अभी हम आपको इसके एप्लीकेशंस में एल्कीन की स्टेबिलिटी में और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो देखिए तीसरी कंडीशन हमने देखी, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मैं आपको पहला वाला जो पॉइंट है उसको ज्यादा क्लियर करना चाहूंगी कि सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ए अनसैचुरेटेड सिस्टम। अभी हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए जिसमें आपने देखा कि डबल बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था। अब हम आपको एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, दिस इज ए कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन देखिए यहां पर दिस इज ए एथिल कार्बोकैटायन, दिस वन इज ए एथिल कार्बोकैटायन। एथिल कार्बोकैटायन में हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कार्बन एटम नंबर 1, कार्बन एटम नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज है। 2 पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये कह सकते हैं कि ये sp2 है और ये sp3 है। दूसरी कंडीशन देखिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज एडजेसेंट विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है। sp2 जो दूसरा कार्बन है वो sp2 में है, इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और जो पहला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो फुलफिल द सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन कि CH3 बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ए अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये मेथिल ग्रुप है, पहला कार्बन। ये दूसरा कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। पहली कंडीशन क्या थी, CH बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ए अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो ये जो CH बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। हमारी कंडीशन क्या है कि सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, और अनसैचुरेटेड सिस्टम यहाँ पर है। दिस इज अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम देखिए कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इट इज कंसीडर्ड एज ए अनसैचुरेटेड सिस्टम। और अनसैचुरेटेड सिस्टम यहाँ पर दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद ए सिग्मा CH बॉन्ड, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा तो देखिए ये देखिए CH3 3 CH बॉन्ड है, इनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्रमशः अनसैचुरेटेड सिस्टम पर विस्थापित हो जाएंगे। तो इसकी जो संरचना उत्पन्न होगी इस प्रकार से होगी। इस प्रकार 3 संरचनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, एक इस हाइड्रोजन के कारण, दूसरी इस हाइड्रोजन के कारण, और तीसरी इस हाइड्रोजन के कारण। तो इस प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायंस में भी क्रियाशील होता है, क्योंकि वहां पर भी अनसैचुरेटेड सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में है। कितने मिनट हो गए? 14:48 12 सेकंड है। एक मिनट। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
वो इसलिए हो रहा है कि देखिए ये जो कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ सिग्मा बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन इतना फास्ट होता है कि मेगाहर्ट्ज में होता है। 1 सेकेंड में ये 10⁶ इसकी गति होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये मूव करता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है मूव कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो CH बॉन्ड है वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकेलाइज हो जाते हैं। और घूमते हुए फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो CH बॉन्ड है वो इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पर इसके साथ भी डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। और जब ये CH बॉन्ड पुनः इस स्थिति में आ जाएगा, रोटेशन की स्थिति में, तो इस CH बॉन्ड का भी डीलोकेलाइजेशन इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो डीलोकेलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इट इज ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इस sp3 और sp2 के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है, सिंगल बॉन्ड है जिसमें फ्री रोटेशन संभव है। क्लियर? अब एक और एग्जांपल है जिसको हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। अनसैचुरेटेड सिस्टम अगर एरोमेटिक सिस्टम है, लाइक द एग्जांपल ऑफ टॉल्वीन। टॉल्वीन का एग्जांपल देखिए, लाइक दिस वन। ये टॉल्वीन है, C6H5 CH3 एरोमेटिक कंपाउंड है, जहां पर एरोमेटिक न्यूक्लियस बेंजीन रिंग के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दीज आर द 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 CH सिग्मा बॉन्ड है। दीज आर द 3 CH सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है? अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम, हम एरोमेटिक सिस्टम को अनसैचुरेटेड सिस्टम कह रहे हैं। और हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये sp3 है और ये कार्बन sp2 है। sp3 के साथ एडजेसेंट पोजीशन पर sp2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा। और ये जो CH बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन की स्थिति में है। आप ये आगे पढ़ेंगे कि एरोमेटिक सिस्टम पार्शियली अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरह ही होता है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा और जिसके कारण ये CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर विस्थापित हो जाएंगे। जब CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम की ओर विस्थापित हो जाएंगे, तब क्या होगा कि ये CH पहले क्रमशः ये वाला कार्बन, इसको हम X, ये Y और ये Z है। तो पहले CH बॉन्ड जो X है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकेलाइज्ड हो गए। इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नया डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बन गया, दिस इज ए CH2। और इसके साथ ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक बॉन्ड पूरी तरह से इवॉल्यूश हो गया और इस प्रकार से एक आयोनिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है? एंड इसी तरह से ये दूसरा जो CH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार का एक दूसरा संरचना उत्पन्न हो जाएगी जिसमें क्या होगा, ये देखिए, लाइक दिस वन। अब ये बॉन्ड जब इवॉल्यूश हो गया तब क्या हुआ, ये देखिए, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, लाइक दिस वन। और ये तीसरा जब CH बॉन्ड इवॉल्यूश होगा, कौन सा वाला? तीसरा कौन सा है? ये देखिए, बहुत यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है, बहुत चीजें आपके समझने के लिए भी छोड़ दी हैं, तो उनको आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, तीसरा CH बॉन्ड भी इसी प्रकार, तीनों एक ही sp3 है, टेट्राहेड्रल इसकी आकृति है, तो ये CH बॉन्ड भी इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और क्रमशः इस CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर विस्थापित हो जाएंगे और इस प्रकार जो संरचना उत्पन्न होगी, दीज आर कॉल्ड द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और ये जो आण्विक संरचना उत्पन्न होती है, इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगी। दिस इज ए मेथिल साइनाइड। ये एग्जाम्पल कौन सा है? ये देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज ए मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड में आप बताइए क्या हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा? टेल मी। डेफिनेटली होगा। क्यों होगा?
क्योंकि मेथिल साइनाइड में भी 3 CH बॉन्ड है। दीज आर द 3 CH बॉन्ड विच इज इन कॉन्जुगेशन विद ए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड सिस्टम ही है। ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। ये देखिए मेथिल साइनाइड में भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा क्योंकि 3 CH बॉन्ड जो है वो इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसलिए CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम जो कार्बन एटम नंबर नाइट्रोजन नंबर 3 पर है 1 2 3 इस पर डीलोकलाइज हो जाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और एक बॉन्ड यहाँ पर एबॉलिश हुआ। फिर ये दूसरा बॉन्ड भी एबॉलिश हो जाएगा, फिर तीसरा बॉन्ड भी एबॉलिश हो जाएगा और इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे? 3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मान अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर निर्भर करता है। अल्फा हाइड्रोजन यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है, ये हमारा ग्रुप है अनसैचुरेटेड सिस्टम में, इससे जुड़ा हुआ ये जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर दिस इज ए प्रोपिलीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपिलीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है आप बताइए? बताएंगे? प्रोपिलीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर बी को देखिए, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ये इसका पहला हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन है। इसलिए देखिए दिस इज अल्फा कार्बन, अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है? केवल एक। तो इसमें क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 1। क्लियर? इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है इसके बाद ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। एक कोई भी हाइड्रोजन नहीं होने की स्थिति में ये जो कार्बन है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चूंकि अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन क्रियाशील नहीं होगा। इसमें देखिए ये भी एक साइक्लिक एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ क्रियाशील होगा क्योंकि ये अनसैचुरेटेड सिस्टम डबल बॉन्ड इस CH बॉन्ड, यहाँ देखिए ये CH बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? ये देखिए ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है वो क्या है? अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा डैश है, ये अल्फा है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। टोटल अल्फा हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा डैश कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं बताइए? 1। यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन है? 1। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। क्लियर? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मान अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर होता है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी अधिक होगी हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। जैसे अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, दोनों एल्कीन्स हैं, इस एल्कीन में जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं और इस एल्कीन को हम Y से डिनोट कर रहे हैं। X में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 और Y में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? X, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद अगले दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और उसके कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करूंगी। तो आज के इस लेक्चर में जितना आपने पढ़ा उसको आप समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके पश्चात जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच।